डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये एमसीक्यूज की जो सीरीज है, इसमें हम एस के गर्ग की बुक में जो बुक के एंड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर वाइज वो कर रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग का और लास्ट भी है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि टेम्परेचर का इन्वर्जन अगर होता है तो एयर पोल्यूटेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो ऐसे होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहता है। आपने देखा होगा कि हिल स्टेशन पे कूल होता है एनवायरमेंट, समर्स में भी गर्मी नहीं होती वहाँ पर। तो जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है और जिस रेट से डिक्रीज होता है उसको बोला जाता है एनवायरमेंट लैप्स रेट, ईएलआर। अब इसमें अगर इस सिचुएशन में कोई स्मोक निकल रहा है कहीं पर, किसी चिमनी से, किसी इंडस्ट्री का, तो वो स्मोक क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि वो आसपास की सराउंडिंग जो एयर है उससे लाइट है, वो हॉट है और लाइट है, वो तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जिस रेट से ये कूल डाउन होगा उसको बोला जाता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। अब जैसे कि 20 मीटर इसने ट्रेवल किया अपवर्ड, 20 मीटर ट्रेवल करने पे एनवायरमेंटल लैप्स रेट थी 20 मीटर में डिफरेंस आया टेम्परेचर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड का, और इसमें आया 2 डिग्री सेंटीग्रेड का ही। अभी भी स्टेबल नहीं बनी है कंडीशन, तो ये और ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि अभी भी इसके सराउंडिंग में जो एयर है उससे ये लाइटर है, तो इसके कारण एयर पोल्यूटेंट का डिस्पर्जन होता है और जो हम चाहते हैं तो फेवरेबल कंडीशन है। एक सिचुएशन इससे उल्टा होती है, इसको इन्वर्जन बोला जाता है और इसीलिए बोला जाता है कि इसका जस्ट इन्वर्स है। उसमें क्या होगा, जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी जो कि विंटर्स में अकर होगा। विंटर्स में लॉन्ग होती है नाइट्स और रात के टाइम क्या होता है, जो अर्थ सरफेस है उससे रेडिएशंस निकलती हैं, तो अर्थ सरफेस कूल डाउन हो जाती है, इसके आसपास जो सरफेस के पास की जो एयर है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो यहाँ तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, रेडिएशन के कारण अर्थ ने हीट रिलीज कर दी। और ऊपर की जो एयर है वो रहती है गर्म, तो यहाँ पे टेम्परेचर है कम, यहाँ पे टेम्परेचर है ज़्यादा, इन्वर्जन की कंडीशन बन गई। बट ये कम डेप्थ ऑफ एनवायरनमेंट में होती है और लिमिटेड टाइम के लिए होती है। दूसरा होता है सबसिडेंस इन्वर्जन, जिसमें क्या होता है कि कोई हाई प्रेशर जोन है, उसकी एयर है, उसके ऊपर लो प्रेशर जोन आ गया है। अब क्या होगा, ये काफ़ी दिन तक भी बनी रह सकती है सिचुएशन। अब यहाँ पे इनिशियली क्या होगा कि हाई प्रेशर का है जोन, तो इसमें ये ऊपर जाएगा, एयर एयर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब ये इन्वर्जन बन गया और ये इन्वर्जन लंबे टाइम तक बना रह सकता है। अब इसमें अगर पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं, कोई चिमनी से स्मोक निकल रहा है, तो वो नॉर्मल कंडीशन में जैसे डिस्पर्ज हो रहा था वैसे अब नहीं होगा, और ये एयर पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रिटिकल है। लंदन स्मोक जो हुआ था, पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा अराउंड 4000 लोगों की डेथ हुई थी, उसका ये भी एक मेजर कॉज था। इसको एंटी साइक्लोन बोला जाता है, ये जो यहाँ पर सिचुएशन बन रही है, हाई प्रेशर जोन के ऊपर लो प्रेशर की जोन है, और इस एंटी साइक्लोन के कारण एनवायरनमेंट स्टेबल हो गया था, पोल्यूटेंट डिस्पर्स नहीं हो पाई और स्मोक है वो 3-4 दिन तक बना रहा वहाँ पर। तो एक्यूमुलेट बिलो इन्वर्जन लेयर होगा कि ऊपर जा ही नहीं पाता पोल्यूटेंट, तो बी हो गया यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि नीचे जो ऑप्शंस में दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है जो कि इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के कारण बनता है। तो किसी ऑर्गेनिक मटेरियल का, जैसे कि नेचुरल गैस, कोल, वुड, ये अगर इनकम्प्लीटली बर्न होते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और वेहिकुलर इमिशन है वो मेजर सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का, लार्जेस्ट सोर्स है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 में दिए है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं, ये क्या रिमूव करते हैं। तो इस तरीके का ये मैकेनिज्म होता है, ये प्लेट्स इसमें लगी हैं, यहाँ पे डर्टी गैस अंदर जाती है और क्लीन गैस है वो बाहर निकलती है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में फ्लू गैस होता है, इसको हम पास कराते हैं हाईली आयोनाइज्ड जोन से, जहाँ पर जो भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण वो सेपरेट हो जाता है। इनको बहुत वाइडली यूज किया जाता है, जो थर्मल पावर प्लांट हैं, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज हैं, माइनिंग एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें, और ये सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर को ही रिमूव कर पाता है। इसकी एफिशिएंसी 95 to 99% होती है और ये 1 माइक्रोन मीटर के
ये 1 माइक्रोन से बड़े साइज़ के पार्टिकल्स के लिए यूज़ होता है और इसका इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 में दिए हैं कि ऑप्शंस में दिए हैं उनमें से कौन-सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? तो पिछले क्वेश्चंस में हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन के, सल्फर के, कार्बन के इनके ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये सारे के सारे आते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में, क्योंकि इनका सोर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं, उनके आपस में रिएक्शन करने के कारण बनते हैं। तो यहाँ पर ए, सी, डी ये तो हो गए प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में हो गया ओज़ोन ऑप्शन बी। इसके अलावा यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ओज़ोन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड एंड पैन। क्वेश्चन नंबर 30 में दिए है कि सिगरेट का जो स्मोक है, उसके कितने % पार्टिकल्स होते हैं जो कि लंग्स में डिपॉज़िट होते हैं? तो ये एक ग्राफ दिया गया है यहाँ पर, ये है मास मीडियन डायमीटर है mm में। यहाँ पर दिया है परसेंटेज पार्टिकल्स जो कि डिपॉज़िट होते हैं। अब जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है ये नेज़ोफेरेंजियल जो कि होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें नोज़ और थ्रोट का रीजन आता है। और आप इसका ग्राफ देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से जाता है। तो इसमें क्या होगा, अगर पार्टिकल साइज़ यहाँ तक है 10⁻⁻1 mm तक का पार्टिकल साइज़ है, तब तो कुछ % उसमें डिपॉज़िट होगा, बट इससे भी छोटे ही अगर सारे पार्टिकल हैं, तो इसमें कुछ भी डिपॉज़िट नहीं होगा। इस लाइन से इधर की तरफ अगर साइज़ ऑफ पार्टिकल्स है, तो इसमें कुछ डिपॉज़िट नहीं होगा। सेकंड होता है ट्रैकियोब्रोंकियल, जो ये वाला है, जो ये मैं ब्लू कलर में शो कर रही हूँ, ये वाला कर्व है। ये होता है जो लंग्स और जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बीच का रीजन, जिसमें से ट्यूब्स आती हैं जो कि लंग्स को कनेक्ट करती हैं। अब अगर पार्टिकल साइज़ ये है, तो इतना तो इसमें डिपॉज़िट होगा और लंग्स में ज़्यादा जाएगा। अगर पार्टिकल साइज़ हम बढ़ाते हैं, जैसे कि पार्टिकल साइज़ है, वो ये है, तो यहाँ से हम वर्टिकल लाइन बनाएँगे, तो कुछ परसेंटेज अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जाएगा, कुछ इसमें जाएगा और कुछ है वो इसमें जाएगा। और जो थर्ड वाला होता है, इसको बोला जाता है पल्मोनरी, इसमें आते हैं लंग्स। तो यहाँ पर वो पार्टिकल साइज़ होगा जो कि लंग्स में डिपॉज़िट होता है और इसके सबसे ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं हेल्थ पे। तो सिगरेट का पार्टिकल साइज़ इस तरीके से होता है कि उसमें 25% जो पार्टिकल्स हैं वो लंग्स में डिपॉज़िट होते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ समझने के लिए था। आपको डायरेक्टली याद रखना है कि 25% होते हैं जो लंग्स में डिपॉज़िट होते हैं और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स का साइज़ है ये 1 माइक्रोन से छोटा होता है सिगरेट के स्मोक में। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, इसमें कौन से पार्टिकल्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन है वो इंक्लूड करते हैं? तो इनिशियली जब एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर किया गया तो सारे के सारे ही पार्टिकुलेट मैटर को कंसीडर किया जाता था। फिर कुछ रिसर्च हुई तो पता चला कि लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स हैं वो इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स हैं, वो ज़्यादा एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट करते हैं। तो फिर आइडेंटिफाई किया गया और ये स्टैंडर्ड रखा कि 10 माइक्रोन से छोटे से जो साइज़ के पार्टिकल्स हैं, उनको एयर पॉल्यूशन में फ़ोकस में रखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा और इसको आरएसपीएम10 भी बोला जाता है। तो रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है जो 10 माइक्रोन से छोटे जो पार्टिकल्स हैं। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में दिए है कि आरएसपीएम को किस तरीके से डेजिग्नेट हम कर सकते हैं? तो आरएसपीएम है, इसको पीएम10 से भी डेजिग्नेट करते हैं। यहाँ पर पीएम है पार्टिकुलेट मैटर और 10 रिप्रेजेंट करना है कि 10 माइक्रोन से छोटे साइज़ के पार्टिकल्स हैं, वो वाले पार्टिकुलेट मैटर को हम कंसीडर करते हैं आरएसपीएम में। बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि वो पार्टिकल्स जिनका साइज़ है वो 10 माइक्रोन से कम है, उनको मॉनिटर करते हैं या फिर उससे भी छोटा हम 2.5 माइक्रोन लेते हैं, उससे छोटे वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 30 में मैंने एक्सप्लेन किया कि जितने ज़्यादा छोटा होगा पार्टिकल का साइज़, उतना ही ज़्यादा वो अंदर तक जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में और सबसे स्मॉलर साइज़ वाले हैं वो लंग्स में जाके डिपॉज़िट होते हैं और जो लंग्स में डिपॉज़िट होते हैं उनके ज़्यादा एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट होते हैं। ए में यहाँ पर दिया है कि ये स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, ये डिपॉज़िट होते हैं नेज़ोफेरेंजियल रीजन में
और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बी में दिया है कि ये छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ये मोस्टली डिपॉजिट होते हैं ट्रेकियोब्रोंकियल और पल्मोनरी रीजन में, तो इनसे लंग डिजीज वगैरह होती हैं। तो बी वाला करेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जो लंग्स में डिपॉजिट हो रहे हैं वो ज़्यादा सीरियस हेल्थ इफेक्ट कॉज करते हैं। तो यहाँ पर बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में दिए है कि ऐसा कौन सा एयर पोल्यूटेंट है जो कि सीवियर डैमेज करता है प्लांट्स को एक बहुत ही लो कंसंट्रेशन पे भी। तो प्लांट्स के लिए जो सबसे हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट होता है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन है ये फैक्ट्रीज जिनमें एल्यूमिनियम, ग्लास, फॉस्फेट मैन्युफैक्चर होता है, इनसे रिलीज होता है। और अगर फ्लोरीन की कंसंट्रेशन 0.3 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब से भी बढ़ जाती है तो प्लांट्स पे बहुत फाइटोटॉक्सियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, जिससे प्लांट में डैमेज होता है और फ्रूट और फ्लावर पे देखने को मिलता है। इसके कारण प्लांट की जो वैल्यू है क्रॉप की वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 में दिए है कि ऐसा कौन सा एयर पोल्यूटेंट है जो कि कोई मेजर एडवर्स इम्पैक्ट नहीं करता है कैटल्स पे। तो लाइव स्टॉक के लिए जो मेजर एयर पोल्यूटेंट है वो है फ्लोरीन, जो कि प्लांट्स के लिए भी था, आर्सेनिक और लीड। इनमें फ्लोरीन है वो वर्स्ट पोल्यूटेंट है, क्योंकि जो कैटल और शीप है वो इनका कंजप्शन करते हैं, उनको फ्लोरोसिस हो जाता है। इस फ्लोरोसिस के कारण उनका एपेटाइट अफेक्ट होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, लोअर हो जाती है फर्टिलिटी रेट। फ्लोरीन के अलावा आर्सेनिक में क्या होता है, ये प्लांट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है और ये कंटामिनेटेड वेजिटेशन कैटल्स ईट करते हैं, तो इनमें आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाती है, जिसमें वोमिटिंग, अनइजीनेस, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। लीड में भी सेम होता है कि ये वेजिटेशन में अब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद कैटल्स इसको ईट करते हैं तो उनमें एक्यूमुलेट हो जाता है, इससे लीड पॉइजनिंग हो जाती है एनिमल्स में, जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पैरालिसिस भी हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, डायरिया हो सकता है। अब क्वेश्चन में पूछा कौन सा मेजर एडवर्स इम्पैक्ट नहीं करता है, तो सारे ही इम्पैक्ट करते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 में दिए है कि मैक्सिमम परमिसेबल एवरेज एनुअल स्टैंडर्ड क्या है NO2 का रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, जो न्यू रिवाइज्ड NAAQS है। NAAQS रिप्रेजेंट करता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो क्वेश्चन में पूछा एवरेज एनुअल NO2 के लिए, तो ये है NO2 और फर्स्ट वाला है एनुअल, सेकंड वाला है 24 आवर्स का एवरेज, तो 40 हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें कि आपको आंसर है वो चेंज मिलेगा, क्योंकि वो पुराने डाटा के हिसाब से आंसर्स दिए हुए हैं और काफ़ी बार गाइडलाइंस चेंज होती हैं, तो फिर परमिसिबल वैल्यूज को रिड्यूस कर दिया जाता है। क्वेश्चन 37 में दिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके एक्सपोजर होने से क्या इफेक्ट आता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक इरिटेंट गैस है, जब हम इसको इनहेल करते हैं तो ये मस्कस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देता है और ऑक्सीजन का डेफिसिट भी हो जाता है बॉडी में, और जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो बहुत बैडली इफेक्ट होते हैं इस पोल्यूटेंट से। तो हो जाएगा ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी इलनेस। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि हाई लीड का एक्सपोजर हो रहा है अगर ह्यूमंस में, इनहेलेशन से हो रहा है एयर के थ्रू या फिर फूड के थ्रू हो रहा है, तो क्या इफेक्ट आएंगे। तो लीड का अगर एक्सपोजर होता है तो जो नर्व सिस्टम है, माइंड है, उसको अफेक्ट करता है, सीजर्स हो सकते हैं उसके कारण, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, बिहेवियरल डिसऑर्डर आ सकते हैं, और जो इन्फेंट्स, चिल्ड्रेंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है लो कंसंट्रेशन पे भी, जो उनका नर्व सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करता है, उसमें डिसऑर्डर हो सकते हैं, और इसी के कारण हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज भी होती हैं लीड अपटेक के कारण। तो डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में दी है कि ह्यूमंस में अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसका एक्सपोजर ज्यादा हो तो क्या इफेक्ट होंगे। ये क्वेश्चंस एस के घर की बुक में दिए हैं और उसी के थ्योरी के जो चैप्टर है वहां से फ्रेम किए गए हैं, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो लॉजिक ना होके मोस्टली थ्योरेटिकल चीजें हैं कि आपने पढ़ी होंगी उससे रिलेटेड, तो फिर आप आंसर कर लोगे। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है इसके कारण क्या क्या रोल होते हैं, ये लंग्स को इरिटेट करता है, न्यूमोनिया होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी इम्यूनिटी होती है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उसको रिड्यूस करता है, जो एस्थमेटिक्स लोग हैं
उनमें वायरल अटैक्स बढ़ जाते हैं। और ट्रोपोस्फेरिक ओज़ोन है, उसके फॉर्मेशन में भी ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जो कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। तो डी हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हैजार्डियस क्यों है हेल्थ के लिए? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के लिए जो एफिनिटी होती है, वो 200 टाइम्स होती है ऑक्सीजन की एफिनिटी की। मतलब ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, वो जल्दी से हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा। हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन है, उसको रिप्लेस करके CO बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसका कोई भी यूज़ नहीं होता है रेस्पिरेटरी पर्पज़ में। जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड ने और ये बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसका कोई यूज़ है नहीं। तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा ऑर्गन्स को प्रॉपर। और अगर एक्सट्रीम केसेज़ में बहुत ही ज़्यादा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया कहीं पर, तो उस केस में डेथ भी हो सकती है। और आपने विंटर्स में सुना होगा काफ़ी बार, जो कोल्स की कुछ हीटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे सिगड़ी बोलते हैं लोकली, जो लैंप होते हैं जिनमें कि केरोसिन ऑयल यूज़ होता है, काफ़ी बार लोग रात को उनको जला के छोड़ देते हैं और सो जाते हैं। तो पूरा रूम क्लोज़ किया हुआ है, इनिशियली तो जब उनकी बर्निंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पर धीरे-धीरे ऑक्सीजन कम बची, अब रूम बंद है, तो ऑक्सीजन कम मिलना शुरू होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और इसके कारण नींद में ही लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ फ़ील भी नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एक प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये स्टेबल नहीं है, अगर ऑक्सीजन मिलती है तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो सी हो जाएगा यहाँ पे, रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 41 में दिए है कि NO2 है, इसका स्मॉल कंसंट्रेशन में भी अगर लॉन्गर ड्यूरेशन तक एक्सपोज़र होता है, तो कौन-सी डिज़ीज़ हो सकती हैं? NO2 होता है, इसके कारण एक तो आई और नेज़ल इरिटेशंस होते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होते हैं, और अगर ज़्यादा टाइम तक कुछ हायर कंसंट्रेशन से एक्सपोज़र है, तो उसमें इंक्रीज़ ससेप्टिबिलिटी टू निमोनिया और लंग कैंसर भी हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली लंग को इफ़ेक्ट करता है, तो बी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि पोलन ग्रेन्स जो है, इनकी अगर हेवी लोडिंग होती है एयर में, तो इससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं? तो काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है इससे। तो एलर्जी के जो सिम्पटम्स होते हैं, रनिंग आइज़, इची आइज़, स्नीज़िंग, जो एलर्जी के ऐसे सिम्पटम्स होते हैं, इनको हे फीवर बोला जाता है। तो सी हो गया आंसर। किसी पर्सन को किसी सब्सटेंस से एलर्जी है, तो उनको जिससे एलर्जी है उसको एलर्जिन बोला जाता है, कि ये इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है उस एलर्जन के लिए, और उसके कारण ये स्नीज़िंग, वाटरी आइज़ ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि परमिसिबल एनुअल एवरेज जो है टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का रेजिडेंशियल एरिया के लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो क्या है? तो अभी जो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसमें टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को नहीं इंक्लूड किया गया है। वहाँ पर PM10 और PM2.5 का दिया गया है। ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है, पुराने डेटा के हिसाब से क्वेश्चन है, तो इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। आंसर इसका 140 था। क्वेश्चन नंबर 44 में दिए है कि PM2.5 है, उसका एनुअल एवरेज क्या है? तो ये PM2.5 है, इसका एनुअल एवरेज है 40। तो ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में दिए है कि परमिसिबल एनुअल एवरेज क्या है, जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग? तो PM10 है, उसका एनुअल एवरेज है 60। ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि परमिसिबल RSPM जो है, RSPM कौन सा वाला है? PM10, 10 माइक्रोन से छोटा जो पार्टिकुलेट मैटर है वो। तो इसका एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परमिसिबल वैल्यू क्या है? एनुअल एवरेज। तो ये PM10 होता है, तो इसका एनुअल एवरेज है 60। अब ये बुक पुरानी है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पुराने डेटा के हिसाब से आंसर दिए गए हैं, बट आपको नया वाला ये डेटा याद रखना है, इस पर आएगा आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 47 में दिए है कि SO2 है, उसकी एनुअल एवरेज परमिसिबल लिमिट जो वैल्यू है वो क्या है? तो ये SO2 है, इसका एनुअली है 50 और 24 आवर्स का है 80। तो बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 में दिए है कि
NO2 जो है उसका परमिसिबल एनुअल एवरेज क्या है? तो NO2 का एनुअली है 40 और 24 आवर का होगा 80। तो यहाँ पर ये 60 दिया है, ये भी पुराने डेटा के हिसाब से दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में दिए हैं कि ये जो गैसेस पोल्यूटेंट दी हैं, इनमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट प्राइमरी गैसीय पोल्यूटेंट कौन सा है जो कि वेहिकुलर इमिशन में होता है? तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि वेहिकुलर इमिशन है, ये मेजर सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ए होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि वो कौन सी डिवाइस है जिसको गैस एज वेल एज पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट है उसको इंडस्ट्री का जो इमिशन है उसमें से अलग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो तो सिर्फ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को ही अलग कर रहा था। अगर गैस को भी हमें अलग करना है पार्टिकुलेट मैटर के साथ में तो यूज किया जाता है स्प्रे टावर। ये इस टाइप के कुछ डिवाइस होते हैं स्प्रे टावर, जिसमें क्या होता है जो गैस पास हो रही है, ये इधर से डर्टी गैस जा रही है, इसमें वाटर स्प्रिंकल किया जाता है और वो स्प्रिंकल्ड वाटर डाउनवर्ड मूव होता है, तो जो भी पर्टिकुलेट मैटर है उनको अपने साथ बाहर ले जाता है। तो ये होता है स्प्रे टावर। इसका ड्रॉबैक ये है कि काफ़ी सारा वेस्ट वाटर मिलता है हमें इसमें, जिसको डिस्पोज करना फिर अपने आप में एक इश्यू हो जाता है। तो अगर हम वाटर यूज़ करेंगे तो पर्टिकुलेट मैटर ही उसमें सेपरेट हो पाएगा, बट अगर हम वाटर की जगह कोई ऐसा सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई एक्वियस केमिकल सॉल्यूशन है, जैसे कि पोटेशियम कार्बोनेट, MnO, MgO ये सब, तो फिर हम जो गैसेस पॉल्यूटेंट है उनको भी सेपरेट कर सकते हैं। तो स्प्रे टावर हो गया। ये स्प्रे टावर भी हो सकता है, वेट स्क्रबर भी हो सकता है, वेट साइक्लोनिक स्क्रबर भी हो सकता है, ये सबका सेम ही मैकेनिज्म होता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्प्रे टावर ऑप्शन बी। तो ये खत्म होते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पर खत्म होता है एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग का जो एस के घर का चैप्टर है उसके क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।